नमस्कार दोस्तों, मैं शाहरुख आपका दोस्त आज लेकर आया एक नया टॉपिक जिसके अंदर आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे चैप्टर 6 को, जो बात करता है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। आज के सेशन में हम आपको बताएंगे कि अगर आपको किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर रिसीव और पेमेंट की एंट्री करनी है तो आप सबसे पहले अपने चैप्टर 6 को कवर करें, जिसके अंदर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के बारे में बताया गया है। अगर हमें रूल्स डेबिट एंड क्रेडिट की नॉलेज नहीं होगी तो जब हम रिसीव और पेमेंट की एंट्री करने जाएंगे तो हमें काफी कंफ्यूजन हो सकती है। इसलिए जब भी आप किसी भी सॉफ्टवेयर में रिसीव पेमेंट की एंट्री स्टार्ट करें तो सबसे पहले आप चैप्टर 6 को कंप्लीट करना, अदरवाइज आपको काफी कंफ्यूजन हो सकती है। इसलिए आज हम पहले इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं एंड देन अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लाइव टैली सॉफ्टवेयर और बिजी सॉफ्टवेयर के ऊपर आपको एंट्री भी करके बताएंगे कि आप किस तरीके से रिसीव और पेमेंट की एंट्री करें। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अब चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर, जिसमें हम चैप्टर 6 के बारे में डिस्कस करेंगे। चैप्टर 6 को हमने जैसे स्टार्ट किया तो हमारे पास सबसे पहले एक टॉपिक आया जिसका नाम है अकाउंट्स। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंट्स? जैसे आप किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर आप पार्टी क्रिएट करते हैं, जैसे आप बिजी में काम करते हैं तो आप F3 करके पार्टी बनाते हैं, आप टैली में काम करते हैं तो पार्टी आप Alt+C करके बनाते हैं। वैसे ही जो आप पार्टी बनाते हैं उसे रियल लाइफ में हम अकाउंट्स बोलते हैं। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, पार्टी अलग है अकाउंट्स अलग है, नहीं, ये दोनों एक ही, बस इनके नाम अलग अलग है। इसलिए जब आप कोई भी सेल या परचेज की एंट्री आप किसी पार्टी के अंदर करते हैं या उसकी रिसीव और पेमेंट की एंट्री करते हैं, अगर उन सभी पार्टियों की ट्रांजैक्शन या किसी एक पार्टी की ट्रांजैक्शन आपको एक ही जगह पर देखनी कि मैंने उससे कितने का माल बेचा या उससे कितने का माल खरीदा, उसे टोटल मैंने कितने पैसे दिए या उसे टोटल मुझे पैसे कितने मिले, इन सारी रिपोर्ट को देखने के लिए हम उस पार्टी का अकाउंट्स निकालते हैं। तो यही बात इसने यहाँ पर लिखी, एन अकाउंट इज अ समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन एट वन प्लेस रिलेटिंग टू द पर्टिकुलर हेड। ये कह रहा है कि जब तुम किसी एक पार्टी का लेजर निकालते हो या आप एक पार्टी का अकाउंट निकालते हो तो उस पार्टी की सारी इंफॉर्मेशन आपको उसके अंदर मिल जाती है, चाहे आपने उसे जितनी सेल करी हो या उससे आप जितना मर्जी माल खरीदा हो या आपने उसको जितनी पेमेंट की, वो सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर आ जाती है। उसे ही हम अकाउंट्स कहते हैं। क्लियर है? तो ये बात आपको याद रखनी, अकाउंट एक समराइज रिकॉर्ड होता है जिसके अंदर हमें एक पार्टी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट टॉपिक पर जाएं तो ये बात करता है अकाउंट्स का एक टी शेप फॉर्मेट होता है। अगर आपसे पूछे अकाउंट्स क्या होता है तो आप बोलने से एक टी शेप फॉर्मेट होता है जिसकी लेफ्ट साइड ऑलवेज डेबिट होती है और जिसकी राइट साइड हमेशा क्रेडिट होती है, और बीच में यहाँ पर आपकी पार्टी का नाम आता है। जो भी, जैसे भी कैश लेजर है तो कैश आ गया, अगर कोई कमल नाम का लेजर होता तो यहाँ पर कमल आ जाता, परचेज का लेजर होता तो यहाँ परचेज आ जाता। उसके बाद आपकी डेट, जो भी आपकी डेट होगी आप वो टाइप कर देंगे, पर्टिकुलर रुपीज, ये सारा डेबिट के लिए। वैसे ही सेम एज क्रेडिट के लिए होता है, पहले डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट। इसके बाद हम बात करते हैं रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट में अप्रोच। आप सभी को पता है कि किसी भी काम करने के लिए कोई ना कोई अप्रोच होती है। वैसे ही अगर आप रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट सीख रहे हैं तो उसमें दो तरह की अप्रोच होती है, जिसमें पहला होता है अमेरिकन अप्रोच या इसका दूसरा नाम है मॉडर्न अप्रोच। एक होती है हमारे पास इंग्लिश अप्रोच जिसे हम ट्रेडिशनल अप्रोच के नाम से जानते हैं। तो ये दो अप्रोच होती हैं जिसके थ्रू हम अपने आने वाले सभी रिसीवर पेमेंट में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आप बीकॉम या उससे हाई लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली आप अपने जो भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो हमेशा अमेरिकन अप्रोच या फिर मॉडर्न अप्रोच के थ्रू ही सॉल्व करेंगे। इसमें हम क्या करते हैं, अपनी लायबिलिटीज और असेट्स को 5 पार्टों में बांट देते हैं, जैसे असेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंस। हमने इस अप्रोच के हिसाब से इनको 5 पार्टों में बांट दिया, और जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे तो हम इन 5 बातों को अपने मन में रखेंगे और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर आप आर्ट साइड से हैं या आप साइंस साइड से हो लेकिन अपना अकाउंट्स में जॉब करना चाहते हैं या कैरियर बनाना चाहते हैं तो उस केस में
आप ऑलवेज इंग्लिश अप्रोच या फिर ट्रेडिशनल अप्रोच को ही अप्रोच करोगे। इसको फिलहाल हमने 3 पार्टों में बांटा है। पहला होता है पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है रियल अकाउंट और तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। जो भी मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, अगर कोई आर्ट्स आर्ट का स्टूडेंट है या फिर साइंस आर्ट का, वो मैक्सिमम केसेस में इंग्लिश अप्रोच या फिर ट्रेडिशनल अप्रोच को फॉलो करता है। जब हमने सीखा था अमेरिकन अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच के अंदर, तो उसे हमने 5 पार्टों में बांटा था, लेकिन हमने आपको सिखाने के लिए इसे 2 पार्टों में और बांट दिया, जिसमें असेट साइड को अलग रखा और लायबिलिटी साइड को अलग रखा। मतलब असेट्स और एक्सपेंस को हमने एक साइड कर दिया, लायबिलिटीज, रेवेन्यू और कैपिटल को एक साइड कर दिया। इसका फायदा ये हुआ है कि जब भी आपकी असेट्स, एक्सपेंस, ड्राइंग, परचेज, सेल रिटर्न या लॉस होगा, वो ऑलवेज डेबिट होता है। मतलब आपकी असेट्स अगर कभी भी बढ़ेंगी तो वो हमेशा डेबिट होंगी, आपकी असेट्स कभी भी घटेंगी तो ऑलवेज क्रेडिट होंगी। एक्सपेंस का, जब भी आपके एक्सपेंस बढ़ेंगे तो वो ऑलवेज डेबिट होंगे और जब भी आपके एक्सपेंस घटेंगे वो ऑलवेज क्रेडिट होंगे। यही बात हमने लायबिलिटीज, कैपिटल और रेवेन्यू के अंदर भी कवर की। अगर कभी भी ये बढ़ेंगे तो ये ऑलवेज क्रेडिट होंगे और ये कभी भी घटेंगे तो ये ऑलवेज डेबिट होंगे। इसलिए बहुत से लोग जो बीकॉम कर रहे होते हैं या सीए की स्टडी कर रहे होते हैं, वो अपनी सारे क्वेश्चन जो भी सॉल्व करते वो हमेशा अमेरिकन अप्रोच या फिर मॉडर्न अप्रोच के थ्रू करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं असेट्स और एक्सपेंस हमेशा बढ़ेंगे तो वो डेबिट होंगे और जब भी वो घटेंगे तो वो ऑलवेज क्रेडिट होंगे। फिर सेकंड पॉइंट, अगर लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू अगर बढ़ता है तो वो ऑलवेज क्रेडिट होता है और जब वो घटता है तो ऑलवेज डेबिट होता है। अब बात आती है हमारी इंग्लिश अप्रोच या फिर ट्रेडिशनल अप्रोच। इसको हम 2 पार्टों में बांटते हैं, जिसकी हमारी पहला होता है पर्सनल अकाउंट और दूसरा होता है हमारा इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल को भी हमने 3 पार्टों में रखा है। पहला है नेचुरल अकाउंट, दूसरा है आर्टिफिशियल अकाउंट और तीसरा है हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जबकि हमने इम्पर्सनल को 2 पार्टों में बांटा, जिसमें पहला है आपका रियल अकाउंट और दूसरा है आपका नॉमिनल अकाउंट। तो याद रखना, इंग्लिश और ट्रेडिशनल अप्रोच को हमने 2 पार्टों में बांटा। पहला हमारा पर्सनल अकाउंट है, दूसरा हमारा इम्पर्सनल। पर्सनल में हमने 3 पार्टों में रखा है। आपका पहला नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और तीसरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इसी तरीके से हमने इम्पर्सनल को 2 पार्टों में बांटा, एक हमारा रियल अकाउंट है और दूसरा हमारा नॉमिनल अकाउंट है। इसके बाद आती है पर्सनल अकाउंट की। अगर हम डेफिनेशन पे जाएं तो पर्सनल अकाउंट आर दोज अकाउंट विच रिलेट टू पर्सन। पर्सनल अकाउंट्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हम इंडिविजुअल, फर्म और कंपनी को कवर करते हैं, या आप इन शॉर्ट में अगर इसे कवर करना चाहें तो आप कह सकते हैं जब भी कोई चीज किसी के नाम से जुड़ी हो तो उसे हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा भी है पर्सनल अकाउंट आर दोज अकाउंट विच रिलेट टू पर्सन। अब चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो फर्म हो, चाहे वो कंपनी हो, वो सब किससे कवर की जाएंगी? वो सब कवर किए जाएंगे पर्सनल अकाउंट से। जैसे रामलाल, श्यामलाल, विजय लाल, मुरारी लाल, ये सब क्या है? एक नाम है, तो किसके अंदर कवर किए जाएंगे? इंडिविजुअल के अंदर कवर किए जाएंगे। जबकि फर्म, जब एबीसी कंपनी, गुप्ता ट्रेडिंग कंपनी, आकाश मार्बल, पूजा बेकरी, ये सब क्या है? एक नाम है। तो इसे हम किस में कवर करेंगे? इसे हम रखेंगे तो पर्सनल लेजर में, लेकिन इसका एक अलग कैटेगरी बनाएंगे फर्म के नाम से। और वैसे ही एक होती है कंपनी, जैसे डाबर इंडिया लिमिटेड, किसान ओट्स। देखिए, कंपनी और फर्म में एक फर्क होता है। अगर आपकी कंपनी के आगे लिमिटेड या फिर प्राइवेट वर्ड लगता है तभी आप उसे कंपनी कह सकते हैं। अगर आपकी कंपनी का नाम है एबीसी कंपनी, तो वो कंपनी नहीं, एक फर्म होती है। तो कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हमारी फर्म क्या होती है और कंपनी क्या होती है। फर्म वो होती है जिसमें प्राइवेट लिमिटेड या फिर लिमिटेड वर्ड नहीं होता, जबकि कंपनी वो होती है जिसमें लिमिटेड या फिर प्राइवेट वर्ड होता है। तो आप ये बात अपने माइंड में बिल्कुल सेट रखना। इसके बाद अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है अटेंशन प्लीज। अदर देन, जो ये नाम बताए ना, उनके अलावा भी ये पर्सनल अकाउंट में आते हैं। बैंक अकाउंट आपका पर्सनल अकाउंट में कवर किया जाता है। डेप्टर्स, ये भी आपका पर्सनल अकाउंट में कवर किया जाता है, क्योंकि ये सब एक नाम होता है। जैसे आईसीआई बैंक, ये भी एक नाम है। सन्ड्री डेप्टर्स, आप किसी को माल बेचते हैं, उनका भी एक नाम होता है, तो वो भी इसके अंदर कवर होंगे। क्रेडिटर्स, ड्राइंग, कैपिटल एंड बैंक ओवरड्राफ्ट, these items cover in the personal account। क्लियर है? इसके बाद अगर हम बात करें नेचुरल पर्सनल अकाउंट की, जो बाय बर्थ जनरेट होते हैं,
उसे हम क्या बोलते हैं, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। जैसे इनमें सारे नाम है, आप इस फैमिली की पिक्चर भी देख सकते हैं तो आपको समझ आएगा। जो बाय बर्थ जनरेट होते हैं हम नेचुरल पर्सनल अकाउंट कहते हैं। जैसे रामलाल, श्यामलाल, विजयलाल, ये सब क्या है, एक नाम है, तो इसे हम किस में रखेंगे, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। इसके बाद अगर हम बात करें आर्टिफिशियल, अगर मनुष्य द्वारा कुछ भी बनाया जाता है तो उसे हम आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कहते हैं। जैसे मैंने और आपने मिलकर कोई फर्म को स्टार्ट किया है तो हम उसे किस फर्म में कवर करेंगे, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में कवर करेंगे। अब वो चाहे फर्म हो या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, वो सब इसमें आएगा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर। जैसे फर्म एबीसी कंपनी, ठीक है, कंपनी डाबर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, गुप्ता ट्रेडिंग कंपनी, किसान ओट्स प्राइवेट लिमिटेड, ये सब क्या है, एक मनुष्य ने बनाया, इसलिए इसको हमने एक कैटेगरी के अंदर रखा जिसका नाम है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। इसके बाद अगर हम आगे जाएं तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। आगे चल के हम एक अकाउंट सीखेंगे जिसका नाम है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल की डेफिनेशन होती है कि जब आपका कोई खर्चा या इनकम होती है तो वो सब कवर की जाती है नॉमिनल अकाउंट। मतलब अगर आपका कोई एक्सपेंस या आपकी कोई इनकम होती है तो उसे हम अपने नॉमिनल अकाउंट से कवर करते हैं। तो अगर आपका कोई खर्चा या आपकी कोई इनकम है लेकिन उनके आगे या पीछे ये वर्ड आ जाए, जैसे आउटस्टैंडिंग, ड्यू, प्रीपेड, एडवांस या एक्रूड, मतलब जैसे आपको किसी को सैलरी देनी है, वो आपका खर्चा है, वो नॉमिनल नेचर का है, लेकिन आपने उसकी पेमेंट अभी तक की नहीं, वो ड्यू है, मतलब बकाया है, तो उसे हम किस में कवर करेंगे, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंदर हम उसे कवर करेंगे। ठीक है। सैलरी प्रीपेड, आपने उसे एडवांस में सैलरी देनी थी 1 महीने की तनख्वाह, आपने उसे 2 महीने की दे दी, तो उसे बोलते हैं प्रीपेड। प्रीपेड माने होता है कि अगर आपने किसी खर्चे का बेनिफिट नहीं लिया, उसे एडवांस में आप पेमेंट कर देते हैं तो उसे हम प्रीपेड एक्सपेंस बोलते हैं। तो याद रखना, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में उसे तब कवर किया जाता है अगर आपका कोई खर्चा या आपकी कोई इनकम के आगे या पीछे ये वर्ड आ जाए, आउटस्टैंडिंग, ड्यू, प्रीपेड, एडवांस या एक्रूड। ये वर्ड चाहे किसी वर्ड के आगे आ जाए या किसी वर्ड के पीछे। प्रीफिक्स आप सभी जानते हैं, जो किसी वर्ड के आगे लगता है उसे हम प्रीफिक्स बोलते हैं, और सरफिक्स जो किसी वर्ड के पीछे लगता है। देखिए प्रीफिक्स मैंने आपको समझाने की भी कोशिश की, जो किसी वर्ड के आगे लगता है उसे हम बोलते हैं प्रीफिक्स, और जो किसी वर्ड के लास्ट में लगता है वो होता है सरफिक्स। कई बार आपने देखा होगा कुछ कंटेंट ऐसे होते हैं जो बिल्कुल फिक्स होते हैं तो उसे हम प्रीफिक्स बोलते हैं, और जो कुछ कंटेंट ऐसे होते हैं जो लास्ट में बिल्कुल फिक्स होते हैं, जैसे कोई भी कंपनी का नाम है उसके आखिरी में जरूर लिखा होता है प्राइवेट लिमिटेड, तो वो सरफिक्स है, वो आएगा ही आएगा, तो उस केस में हम उसे क्या बोल सकते हैं, वो सर्विस है, कौन, प्राइवेट लिमिटेड। तो याद रखना, अगर आपके कोई खर्चों के आगे या पीछे आउटस्टैंडिंग, ड्यू, प्रीपेड, एडवांस या एक्रूड इनकम का कोई ऐसा वर्ड जुड़ जाए तो वो नॉमिनल नेचर का नहीं रहता, वो बन जाता है आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में कवर किया जाता है उसे। ठीक है। अब जैसे आप ये खर्चों में देख सकते हैं, जैसे पहला सैलरी है तो ये नॉमिनल नेचर का है, ठीक है, लेकिन इसके आगे एक वर्ड लग जाए आउटस्टैंडिंग सैलरी तो ये बन जाएगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंदर। जैसे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट एक खर्चा है, ये नॉमिनल नेचर का, लेकिन आगे लग जाए इंटरेस्ट ड्यू तो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में कवर किया जाएगा। जैसे रेंट, रेंट आपका नॉमिनल नेचर का है लेकिन इसके आगे वर्ड लग जाए प्रीपेड तो ये किस नेचर में चला जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंदर। अगर किसी खर्चों के आगे या पीछे ये नाम आते हैं तो उसे हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के नाम से जानते हैं। अब बात आती है इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल को हमने 2 पार्टों में बांटा था, एक था आपका रियल अकाउंट और दूसरा था आपका नॉमिनल अकाउंट। अगर हम रियल अकाउंट की बात करें तो रियल अकाउंट आर दोज अकाउंट विच रिलेट टू टेंजिबल और इनटेंजिबल असेट्स ऑफ द फर्म, मतलब कोई भी संपत्ति जिस पर मेरा अधिकार है वो मेरे लिए असेट्स कहलाती है। मतलब मैं जिस टेबल पर आपको बैठ के पढ़ा रहा हूँ उसका मेरा हक है तो ये मेरे लिए असेट्स है। और ये कौन से नेचर की, टेंजिबल नेचर की। टेंजिबल नेचर का मतलब होता है वो सारी संपत्ति जिनको मैं टच कर सकता हूँ वो टेंजिबल असेट्स कहलाती है, और वो संपत्ति जिनको मैं टच नहीं कर सकता वो सारी इनटेंजिबल असेट्स कहलाती है। जैसे गुडविल,
आप उसे देख नहीं सकते, लेकिन वो आपकी एक असेट से, आपकी वो संपत्ति है। तो याद रखना, कोई भी संपत्ति जिस पर आपका अधिकार हो, चाहे वो टेंजिबल नेचर की हो या वो इनटेंजिबल नेचर की हो, उसे हम रियल अकाउंट्स के अंदर कवर करेंगे। लेकिन एक्सेप्ट इनको छोड़ के डेब्टर्स कभी भी आपके रियल अकाउंट्स नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि सब पर्सनल नेचर के होते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, बिल रिसीवेबल, ये सब कौन से नेचर के होते हैं? ये पर्सनल नेचर के होते हैं, इसलिए इसे पर्सनल नेचर में कवर किया गया है। तो आप इसे कभी भी रियल अकाउंट के अंदर कवर करने की कोशिश मत करना। इसके अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, कैश, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, ये सब कौन सी है? टेंजिबल नेचर की। और इनटेंजिबल की बात करें, पेटेंट, गुडविल और ट्रेडमार्क, ये सब कौन से होते हैं? इनटेंजिबल एसेट्स होती हैं। अब बात आती है नॉमिनल एक्सपेंस की। तो लिखा है नॉमिनल अकाउंट आर दोज अकाउंट विच रिलेट टू एक्सपेंस, लॉसेस, गेन और रेवेन्यू। आप सभी जानते हैं, अगर आपकी कंपनी में कोई भी खर्चा होता है, वो सब कवर किया जाएगा नॉमिनल नेचर के अंदर। चाहे आप किसी को सैलरी दो, आप किसी को रेंट पे करो, या आप कोई भी खर्चा आप कंपनी में करते हैं, वो सभी कवर किया जाता है नॉमिनल एक्सपेंस के अंदर। मतलब कहने का सिंपल है, आपकी कंपनी में किसी भी चीज का खर्चा वो सब कवर किया जाएगा नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर। अगर इनकम आपकी कंपनी में, चाहे वो कमीशन की इनकम हो, चाहे वो इंटरेस्ट मिल रहा हो, वो सब कवर की जाएगी नॉमिनल के अंदर। तो नॉमिनल अकाउंट कहता है कि कोई भी खर्चा हो या कोई भी इनकम हो, वो सब हमेशा कवर की जाएगी नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर। इसके बाद अगर हम इसे शॉर्ट में समराइज करने की कोशिश करें तो पर्सनल अकाउंट कहता है कि इंडिविजुअल, फर्म और कंपनी हमेशा पर्सनल अकाउंट के अंदर कवर की जाएगी। रियल की बात करें तो रियल कहता है टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स हमेशा कवर की जाएगी रियल अकाउंट में। और नॉमिनल कहता है कि सारे एक्सपेंस और लॉसेस या फिर इनकम या फिर गेन कवर किए जाएंगे नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर। इन सारी बातों को समझने के बाद अब हम अपने लास्ट स्टेप पर पहुंचे, गोल्डन रूल्स के। इसका मेन टॉपिक या आप हमें इतने सारे पॉइंट को कवर करने का हमारा मेन या इम्पोर्टेंट लॉजिक यही था कि हम गोल्डन रूल्स को कवर करें अच्छे से। इसलिए आज हमने सबसे पहले आपको पर्सनल अकाउंट्स के बारे में बताया, रियल अकाउंट्स के बारे में बताया, एंड देन आपको नॉमिनल अकाउंट्स के बारे में बताया। इसका मेन पॉइंट था कि इन पॉइंटों को आपको हम अच्छे से डिस्क्राइब कर सकें। तो पहला आता है पर्सनल अकाउंट। तो आप सभी जानते हैं पर्सनल का एक सिंपल सा मतलब होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। मतलब जिसको पैसा मिले आप उसको डेबिट कर दो और जिसके पास से जाए उसे क्रेडिट। सपोज इट, अगर मैं आपको कोई पैसा देता हूं तो आपको पैसा मिल रहा है तो आप डेबिट होंगे, और मेरे पास से पैसा जा रहा है तो मैं क्रेडिट होऊंगा। अगर आप मुझे कोई पैसा देंगे तो मैं डेबिट होऊंगा और आप क्रेडिट होंगे। क्यों? क्योंकि मेरे पास पैसा आ रहा है और आपके पास पैसा जा रहा है। ये बात बोलता है पर्सन, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। सेकंड आता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट एक सिंपल सी बात बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब जो भी असेट्स आए सभी को डेबिट करो और जो भी असेट जाए सभी को क्रेडिट करो। अब चाहे वो टेंजिबल नेचर के हो या इनटेंजिबल नेचर के। मतलब अगर आप कोई भी माल खरीदेंगे, परचेज हमेशा डेबिट होगी और सेल हमेशा क्रेडिट होगी। तो ये रूल आप इम्प्लीमेंट करेंगे रियल अकाउंट्स के ऊपर। रियल कहता है जो भी असेट्स आए सभी को डेबिट और जो भी असेट जाए सभी को क्रेडिट। इसके बाद होता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट बिल्कुल सिंपल है, ऑल एक्सपेंस आर डेबिट एंड ऑल इनकम आर क्रेडिट। मतलब जो भी आपकी कंपनी में खर्चे होंगे वो हमेशा डेबिट होंगे और जो भी आपकी इनकम होगी वो हमेशा क्रेडिट होगी। क्लियर? तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो आज का जो चैप्टर था जिसमें हमने आपके साथ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को आज डिस्कस किया, अगर आप इन सभी पॉइंटों को अच्छे से कवर कर लेंगे तो आने वाली अपनी नेक्स्ट क्लास में आप रिसीव और पेमेंट को बहुत आराम से कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोगों को काफी दिक्कत हो जाती है। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप इस टॉपिक को करें। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप नीचे दिए गए कमेंट में हमें बताएं और हम उस कमेंट का जरूर रिप्लाई देंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।